हेलो दोस्तों, डीआई के सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। और पीईटी के लिए स्पेशल डीआई आप लोग को दिया जा रहा है, जिसमें से पहले हम लोग पाई चार्ट पे डिस्कस करेंगे। यानी लगभग हम लोग हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो जो आप सर्कल ग्राफ जो देखते हैं, सर्कल ग्राफ को पाई ग्राफ बोला जाता है। किसको क्या क्या बोला जाता है? पाई ग्राफ बोला जाता है। सर्कल ग्राफ को पाई ग्राफ बोला जाता है। यानी पहले पाई ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो डीआई क्या होता है? डीआई जो होता है किसी संस्था या किसी देश या किसी परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन को या तो उनकी मैनेजमेंट की कंडीशन को दर्शाता है। या तो किसी भी देश की बात कर लो, किसी संस्था की बात कर लो, किसी भी पार्टिकुलर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, उनके मैनेजमेंट को दर्शाता है। और उन ग्राफ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हमें करना पड़ता है। तो ग्राफ बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाई ग्राफ में क्या होता है? पाई ग्राफ में दो चीज़ हमारे पास होते हैं। दो चीज़ क्या होता है? एक परसेंटेज पे होता है। एक पाई ग्राफ हमारा परसेंटेज पे होता है। जैसे परसेंटेज पे हुआ तो परसेंटेज को हम लोग क्या मान लेते हैं? 100 पे डील करते हैं। एक डिग्री पे होता है। डिग्री पे जो होता है उसको क्या मान लेते हैं? 360 डिग्री। ये दो ही चीज़ होता है, 360 डिग्री या तो परसेंटेज पे। ये दो चीज़ पे हम कंपेयर करते हैं पाई ग्राफ को। ये दो चीज़ पे कंपेयर करते हैं। परसेंटेज पे करेंगे तो 360 पे करेंगे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन परसेंटेज पे दे रखा है कि डिग्री पे दे रखा हुआ है, वो डिपेंड करता है आपका ग्राफ और आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है कि परसेंटेज पे है कि डिग्री पे है। और डिग्री को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को डिग्री में भी कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे सिचुएशन होगा वो हम बात करेंगे। जैसे आज के सीरीज में पहला क्वेश्चन, यानी एक डीआई पे 4 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। कह रहा है कि विभिन्न देशों ABCDEF में आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक में कितने छात्र आए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कह रहा है कि जो आपके पास डायग्राम बनाया गया है उसी डायग्राम को स्टडी करना आपको, उसी का आपको क्या करना है, उसी में जो प्रश्न बने हुए उसी प्रश्न का आंसर आपको करना है। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पहला प्रश्न हमारा ये बोल रहा है कि छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से था। तो हमने कहा कि अगर ए की बात किया जाए, देश ए की बात की जाए, देश ए में 25 छात्र थे, देश बी में 30 छात्र, देश सी में 15 छात्र, देश डी में 5 छात्र, देश ई में 10 छात्र, देश एफ में 5 छात्र। तो आपको तो इतना अनुमान हो गया है कि सबसे ज़्यादा छात्र देश बी में थे। यानी आंसर हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी। यानी बी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देश ए को दर्शाने वाले छात्रों का कोणीय माप डिग्री में क्या होगा। देखिए कोणीय माप पूछा है। जब कोणीय माप की बात करता है तो हम लोग 360 डिग्री बात करते हैं। देश ए में पूछा है, देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप कितना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितने छात्र हैं इसमें। टोटल कितने छात्र हैं? तो हमने कहा कि ए में 25 छात्र हैं, बी में 30 छात्र हैं, और सी में कितने छात्र हैं? 15 छात्र हैं, डी में कितने छात्र हैं? 5, ई में कितने छात्र हैं? 10, और एफ में कितने छात्र हैं? 5। टोटल जोड़ेंगे तो 15 5 20, 20 10 30 5 35, और 25 60 30 90, यानी टोटल 90 छात्र हैं। यानी 90 जो छात्र हैं वो डिग्री में 360 डिग्री को दर्शाते हैं। यानी एक बिंदु के चारों तरफ का जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। 90 छात्र डिग्री में 360 डिग्री को दर्शा रहे हैं। तो बोल रहा है कि देश के एक को, यानी ए में कितने छात्र हैं? 25। यानी 90 छात्र जो हैं डिग्री में 360 को दर्शा रहे हैं। एक छात्र कितना होगा? 360 बटे में 90। एक छात्र का जो डिग्री कोण होगा वो होगा 4। एक छात्र का डिग्री कोण होगा कितना भाई? 4 डिग्री होगा। तो ए में कितने छात्र हैं? 25। तो कितने भाई? 25 छात्रों का डिग्री कोण कितना हो सकता है? 25 गुणे 4 बराबर कितना हो सकता है? 100। यानी ये 100 डिग्री दर्शा रहा है। यानी आंसर जो बनता है पहला वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर ए हमारा। यानी आई होप दैट की समझ में आया होगा ये बातें। तीसरी चीज़ है, कह रहा है कि सेमिनार में देश बी के छात्र देश ए के छात्र की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक थे। तो सेमिनार में देश बी के छात्र, तो आपने देखा देश बी में कितने छात्र हैं? बी। देश बी में जो छात्र हैं उनकी संख्या है 30, और देश ई में जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी भाई? उनकी संख्या 10 है। कह रहा है कि सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्र की तुलना में कितना अधिक है। यानी ई से तुलना की जा रहा है, ई से तुलना की जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। और तुलना किससे की जा रही है? ई से। तो ई की वैल्यू 10 है, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। हमने 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 200%। यानी आंसर कितना होगा? बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख रुपया हुआ है। यानी परिवहन पे ध्यान देना थोड़ा सा। परिवहन पे टोटल खर्च कितना हुआ? परिवहन पे टोटल खर्च हुआ 9 लाख रुपया। यानी 9 लाख रुपये का खर्च हुआ है परिवहन पे टोटल खर्च हुआ है 9 लाख रुपये का। और छात्रों की मेजबानी पर 15,000 प्रति छात्र की लागत आई है। तो सभी छात्रों की मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात कितना होगा। ये बताओ कि परिवहन पे टोटल 9 लाख रुपये खर्चा किया गया है
और एक छात्र की मेजबानी पे 15,000 रुपये प्रति छात्र, यानी टोटल कितने छात्र आपने निकाला यहाँ पे, टोटल भी आपने देखा है, टोटल 90 छात्र आपने निकाला है। टोटल कितने छात्र हैं, 90। तो एक छात्र पे 15,000 आया है, तो 90 छात्र पे टोटल कितना आ जाएगा भाई, 90 गुणे 15,000। तो हमने कहा 15 नंबर कितना होता है, 135 हो जाएगा। और कितने जीरो, 000 4, यानी 1 2 3 4 इतने जीरो लग जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 13,50,000 रुपये। यानी टोटल बच्चों पे कितना खर्चा हुआ, 13,50,000 रुपये। परिवहन पे कितना खर्चा हुआ, 9 लाख रुपया। तो कह रहा है कि सभी छात्रों की मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात। तो सभी छात्रों पे मेजबानी पे लागत हुआ है 13,50,000, आज संबंधी कितना होगा, 9 लाख। कितना हो जाएगा, हमने कहा 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 135 बचा और 90 बचा, इतना होगा 45 गुना 90 हो जाएगा, 45 3 135 हो जाएगा। 3 संबंधी कितने का हो जाएगा, 2 का। तो आंसर कौन सा बना हमारा, बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जा रहा है। यानी आपने देखा कि एक ग्राफ में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ग्राफ था आपका, और इस ग्राफ में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 4। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं ग्राफ, निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए डीआई में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो निर्देश होता है, और निर्देश हमारा बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक देखते हैं। अभी 1 से लेकर हमने 5 तक देखा, 4 तक देखा, और फिर हम 5 से लेकर 8 तक देखेंगे। कह रहे पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चों का प्रतिशत विभाजन को दर्शाता है, यानी कंपनी के जितने भी खर्चे हैं उनका परसेंटेज डिसाइड कर रहा है, परसेंटेज बता रहा है कि कहाँ का खर्चा हुआ है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए अब ये जो डीआई दिया हुआ है परसेंटेज में, ए एसएससी में पूछा है, 17 में पूछा है, 14 में पूछा है, 15 में पूछा है, 13 में एफसीआई में पूछा है, सीपीओ में पूछा है, एमटीएस में पूछा है, डाटा इंटरप्रेटर में पूछा है, और फिर 16 में पूछा हुआ है। यानी कई बार एग्जाम में पूछा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये डीआई मिल सकता हो सकता है कि आपके एग्जाम में डीआई दिया जा सकता हो। ये 5 से लेकर 8 तक डीआई है। अब आज ये कह रहा है 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। पहले हम डीआई के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है किराए पे 5% खर्चा हुआ है। किराए पे कितना भाई, 5%, वेतन पे 15%, कच्चा माल पे 30%, बिजली पे 25%, ब्याज पे 10% और परिवहन पे 15% का टोटल खर्चा हुआ है। तो कह रहा है कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा क्या है। दूसरा सबसे बड़ा, देखिएगा ध्यान से, कुछ लोग क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा खर्चा मार देते हैं, दूसरा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन पूछा कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा, दूसरा। तो ये बताओ कि यहाँ पे कच्चा माल पे 30% हुआ है, बिजली पे 25 हुआ है, ब्याज पे 10 हुआ है, परिवहन पे 15, 5 और वेतन पे 15। तो सबसे ज़्यादा खर्चा कच्चा माल पे हुआ है, उसके बाद बिजली पे हुआ है। तो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा भाई, बिजली होगा। आंसर डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का और उसके वेतन से अनुपात क्या होगा। कह रहे कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का और उसके वेतन से अनुपात कितना होगा। तो देखिए वेतन जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, जो भी वेतन होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। 100% ही लेके चलते हैं हम लोग। वेतन जो भी होगा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। वेतन का पूछ रहा है, वेतन 15% दे रखा हुआ यहाँ पे। वेतन कितना दे रखा है यहाँ पे, 15% दे रखा है। तो कह रहा है हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कच्चे माल और परिवहन पर। तो कच्चा माल पे कितना खर्चा होगा भाई, अब कच्चा माल पे 30% और परिवहन पे कितना, 15%। हमने कहा कच्चा माल पे, यानी हम कह रहे हैं कच्चे माल प्लस परिवहन इनका संबंध है कंपनी के व्यय का उसके वेतन के साथ रेशियो पूछा हमसे। तो कच्चे माल पे टोटल कितना व्यय किया गया, कच्चे माल पे 30% और परिवहन पे 15%। कच्चे माल पे 30% और परिवहन पे कितना भाई, 15%। किसके साथ संबंध देखना भाई, वेतन के साथ। वेतन के साथ संबंध कितना भाई, 15% है। तो वेतन के साथ संबंध 15 है, तो 30-15 कितना होगा, 45 संबंधी कितना होगा, 15% हो जाएगा। तो 15 3 45, 3 संबंधी कितने का, 1 का हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला क्वेश्चन हमारा, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, जो भी हमको दे रखा हुआ है डायग्राम में, उसी डायग्राम को स्टडी करना है मुझे, और उसी पे मुझे आंसर करना है। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उसको निर्देश के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। जब तक हम निर्देश अच्छे से पढ़ेंगे नहीं उस डायग्राम का, तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आप निर्देश को पढ़िए और कोशिश करिए कि निर्देश जितना अच्छा से पढ़ेंगे और क्वेश्चनों को जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कंपनी का ब्याज पर खर्च किए जाने वाले खर्च से कितना % देखें। कंपनी का ब्याज पर खर्च, किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना % देखें। तो कंपनी के ब्याज पे कितना खर्च हुआ है, तो पहले हम देख लेते हैं ब्याज पे सर टोटल कितना खर्चा हुआ है। तो ब्याज कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे, तो ब्याज पे खर्च हुआ 10%।
हम करें ब्याज पे टोटल कितना खर्च हुआ है 10%। और कंपनी के किराए पे टोटल कितना खर्चा हुआ है, तो किराए भी देख लेते हैं। किराए पे कितना, किराए पे 5% खर्चा हुआ है, किराए पे खर्चा हुआ 5%। क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है, ध्यान से समझिए। कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से, यानी से लगा है किराए के साथ, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सर 5। और किसके साथ से लगा है, किराए के साथ, तो किराए की वैल्यू 5 है, 5/5 गुणे कितना हो जाएगा 100, एक कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 100%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे 5 की जगह पे क्या रख देते, 10 रख देते, तो आंसर 50% भी आ जाता, लेकिन नहीं, जिसके साथ से लगा हो उसको क्या बनाएंगे, हर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 क्या बोल रहा है, अगर कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ रुपया हो तो उसका परिवहन और बिजली पर कुल व्यय करोड़ों में कितना होगा। उसका बिजली और उसके परिवहन और बिजली पे, परिवहन प्लस बिजली पे कितना टोटल खर्चा आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा परिवहन पे कितना % खर्चा कर रहा है, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ना, खर्चों का प्रतिशत दिखा रहा है। परिवहन पे 15% और बिजली पे 25%, परिवहन पे 15% और बिजली पे कितना भाई, बिजली पे 25%, यानी टोटल अगर देखा जाए दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 40% खर्चा हो रहा है। टोटल कितना खर्चा हो रहा है, 40% खर्चा हो रहा है। तो हम 50 का कितना निकालेंगे, 50 का 40% निकाल देंगे, 40 बटे में कितना होगा 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 500 का 20, तो हम कह सकते हैं कि 20 आएगा, 20 करोड़ रुपया, 20 CR खर्चा होगा। यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी वाला आंसर हमारा करेक्ट बन जाएगा। यानी एक एक क्वेश्चन का कंडीशन देखो, आसान भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा। पहला DI मैंने बनाया आपके सामने, 4-5 DI जो भी बनेगा आपको टफ भी मिलेगा, आसान भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आज ये क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक में करा निश्चित है कि वृत्त चित्र के में पुजारा के द्वारा विभिन्न देशों का क्रिकेट टीम में विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया। पुजारा जानते हो, चतेश्वर पुजारा आज भी खेलता है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड पाली में, फर्स्ट और सेकंड पाली में 2 बार क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो आपको करना क्या है इसमें, अब इंग्लैंड में देखो परसेंटेज में भी दे रखा है, परसेंटेज में भी दे रखा है। इंग्लैंड में 20% रन बनाया है, दक्षिण अफ्रीका में 24%, ऑस्ट्रेलिया में 32%, न्यूजीलैंड में 16% और बांग्लादेश में 8%, ये टोटल रन बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितना % अधिक है। तो दक्षिण अफ्रीका में, तो पुजारा ने दक्षिण अफ्रीका में कितना रन बनाया होगा, दक्षिण अफ्रीका में रन बनाया वो 24% बनाया है। और बांग्लादेश में कितना बनाया है, बांग्लादेश में बनाया 8%, आपको सामने दिख रहा है 8%। बोला है कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितना % अधिक है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, 16 हो जाएगा। 16 बटे में कितना, से लगा हुआ किसके साथ, से लगा है बांग्लादेश के साथ, 16/8 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 2 बार कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा 200% का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि पुजारा सभी मैचों में रनों की कुल संख्या 1875 है तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए टोटल दे रखा है, टोटल कुल दे रखा है कितना, क्वेश्चन 10 का कुल दे रखा है, कुल उसने कितना रन बनाया है, टोटल रन बनाया 1875 रन बनाया है, 1875 रन बनाया हुआ है। तो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध, तो दक्षिण अफ्रीका में कितना रन बनाया अभी आपने लिखा है दक्षिण अफ्रीका में 24%, तो दक्षिण अफ्रीका में बनाया है उसने, दक्षिण अफ्रीका में बनाया है वो 24% रन बनाया है। और किसके साथ बोल रहा है, न्यूजीलैंड के विरुद्ध, न्यूजीलैंड में कितना रन बनाया भाई, 16% बनाया है। कह रहा है कि बनाए गए रनों के बीच का अंतर, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का परसेंटेज का अंतर निकाल लो। इन दोनों के परसेंटेज का अंतर कितना होगा भाई, 8% हो जाएगा। यानी परसेंटेज में 8 का है तो रन में कितने का अंतर हो जाएगा भाई, हम कह सकते हैं 1875 गुणे 8 बटे में कितना होगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि अगर 00 बात करेंगे तो 18 पॉइंट कितना होगा 75 हो जाएगा, गुणे 8 से गुणा कर दीजिए, 8 × 5 = 40, 8 से 56 4 60 का 8 × 64 64 से कितना हो जाएगा, 8 नहीं कितना होगा 64 हो जाएगा, 64 से कितना होगा 60 का 70 का 0 हो जाएगा, 8 × 8 = 15 हो जाएगा, यानी 150 रन। यहाँ पॉइंट लगा देंगे 150 रन, पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी 10 नंबर का आंसर कितना होगा, पहला नहीं 150 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 150 रन का डिफरेंस हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए वृत्त चित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वृत्तखंड कोण डिग्री में क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वृत्तखंड कोण डिग्री में कितना होगा, यही बोला है। ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो टोटल परसेंटेज देखेंगे, अगर टोटल परसेंटेज देखें 100 हो जाएगा। अब 100% की वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू, क्वेश्चन में कह रहा है ना 100% की वैल्यू हमको 360 मिलेगा। कितना मिलेगा, 360 मिलेगा।
तो 1% की वैल्यू कितना मिलेगा भाई? अगर परसेंटेज की बात करते 100 होगा, डिग्री की बात करते 360 डिग्री मिलेगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.60 हो जाएगा। एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक, एक की वैल्यू, क्योंकि अगर इनको जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 8 32 40, 40 20 60, 16 24 40, 100 हो जाएगा टोटल। 100 की वैल्यू डिग्री में कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा। तो कह रहा है दिए गए वृत्त चित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वृत्तखंड कोण। ऑस्ट्रेलिया में कितना रन बनाया भाई? ऑस्ट्रेलिया में 32 डिग्री बनाया हुआ, 32% बनाया हुआ। तो डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 3.60 गुणे कितना कर देंगे? 32, इतना कर देंगे। अब 32 से कर देंगे तो 3200 हो जाएगा, और 32 से कितना हो जाएगा? 192 का 2 हो जाएगा, बचेगा 19। 32 से कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96 10 कितना हो जाएगा? 106। फिर 9 कितना होगा? 115। 115 यानी 115 पॉइंट कितना होगा? 2 हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा? डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 115 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? रन केवल पूर्णांक में। पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए? रन केवल पूर्णांक हो सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है? कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रखा हुआ है। थोड़ा सा क्या दे रखा है? कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो पुजारा द्वारा बनाया गया कुल रन, देखिए अगर हम बात करते हैं पुजारा द्वारा, तो दक्षिण अफ्रीका में कितना भाई? 24। दक्षिण अफ्रीका में 24, ऑस्ट्रेलिया में 32, न्यूजीलैंड में 16, इंग्लैंड में 20 और बांग्लादेश में कितना? ये दे रखा है न्यूजीलैंड के विरुद्ध। ठीक, तो पूर्णांक में बोला है, पूर्णांक में कितना? पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पूर्णांक में बोला है अगर, तो पूर्णांक में बोला है तो टोटल रन कितना दे रखा है? टोटल रन दे नहीं रखा हुआ है। टोटल रन अगर बोला है 1875, 18 कितना बोला है? 75 बोला है। तो क्या है? 25 से कट जाएगा 1875। आप कहोगे हाँ सर 1875 25 से कट जाएगा, तो 25 से कट जाएगा। तो आज हम बात करते हैं पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन कितना होगा? तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन हम कह सकते हैं 25, यानी पूर्णांक में बोला है 24 बटे में कितना होगा? यानी 100। यानी ऐसी संख्या लें जब 100 कट जाए, ये 4 से कट जाए कितना भी? 6 पूर्णांक होगा। फिर हम कह सकते हैं इंग्लैंड में 25 गुणे कितना? इंग्लैंड में टोटल कितना भाई? इंग्लैंड में कितना बनाया है? इंग्लैंड में बनाया उसने 20। ये 20 बटे में कितना होगा? 100। 25 चौका 100, 4 से काटेंगे कितना होगा? 5। ये 5 पूर्णांक, ये 6 पूर्णांक आ रहा है, ये 5 पूर्णांक आ रहा है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कहाँ पे? बांग्लादेश के खिलाफ। 25 गुणे कितना होगा? 8 बटे में 100। 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना हो जाएगा? 25 गुणे कितना हो जाएगा? 25 गुणे हो जाएगा हमारा 16 बटे में 100। 16 बटे में कितना होगा? 4 बार कटेगा, कितना होगा? 4 पूर्णांक आ जाएगा। तो यही है ना टोटल दे रखा हमारा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। अब बचा हमारा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कितना? 32 है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा? 32 बटे में 100 कटेगा, 4 बार में कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। यानी यहाँ पे 6 पूर्णांक, यहाँ पे 5 पूर्णांक, यहाँ 2 पूर्णांक, यहाँ पे 4 पूर्णांक, यहाँ पे 8 पूर्णांक। अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 6 + 5 + 2 + 4 + कितना होगा? 8 हो जाएगा। यानी 6 4 10 और 10 20, 6 4 10 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यानी टोटल कितना आएगा? 25 आएगा। टोटल कितना आ जाएगा भाई हमारा? टोटल आ जाना चाहिए 25। टोटल कितना हो जाएगा? 25। यानी 25 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या बनेगा? पहला वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, 12 नंबर को, इस क्वेश्चन को ध्यान से मत पढ़िएगा। अगर कम से कम यानी रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए? केवल रन पूर्णांक, यानी 25 मैंने मान लिया कि 25 से 100 कट जाती है, 25 100 कट जाती है। और एक ऐसा डेटा मैंने मान लीजिए हमने 25 से 100 काटा,
25 से 100 काटा, आपका वो सर 20 से भी कट जाती है, मैंने कहा 20 से भी कट जाएगी, 20 से कट जाएगी कितने बार 5 बार, लेकिन 24 5 से नहीं कटेगा, हमें पूर्णांक में चाहिए, पॉइंट में चाहिए, ठीक। तो हमें ऐसा डेटा मानना है जिससे मतलब सारे डेटा कट सकते हैं, इसलिए मैंने 25 मान लिया है और टोटल मान कितना हो गया हमारा 25 आंसर हो जाएगा। थैंक यू, आई होप दैट कि समझ में आया होगा। तो अपना रिव्यू जरूर देना, अब मिलते हैं अगले DI के साथ। तो कंपेयर यानी जो 2 DI एक साथ होते हैं, जो पाई चार्ट होते हैं या लाइन ग्राफ होते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं, तो इनके बारे में बात करने वाले हैं आपसे, इनके बारे में आपको बेहतर तरीके से बताने वाले हैं कि इनके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन को इनको बनाने के लिए हमें मेन फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो आपको पता है DI का मतलब होता है कि सर जब तक इसका निर्देश ना पढ़ें, जब तक इसके फिगर के बारे में ना जाने, तब तक हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी महसूस नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले इनके निर्देश को पढ़ना जरूरी होता है और DI में जो भी दे रखा हुआ उसको देखना जरूरी होता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो आज ये भी निर्देश क्या दे रखा है, कह रहा है कि दिए गए वृत्त चित्र 1 में 40 लाख उम्मीदवारों के पृथक्करण को दर्शाया गया है जिन्होंने एक परीक्षा का पर्चा भरा है। वृत्त चित्र में 2 में 35 लाख उम्मीदवार ने पृथक्करण को दर्शाया गया है जो परीक्षा में उपस्थित हुए। दोनों वृत्त चित्रों में पृथक्करण उम्मीदवारों की उच्चतम शिक्षा के आधार पर दर्शाया गया है, यानी पाई चार्ट 1 है और पाई चार्ट आपका A2 है। 2 पाई चार्ट आपके सामने हैं। पाई चार्ट 1 में बीटेक में 18% है, बीकॉम में 21% लोगों ने भरा है, MBBS में 17% लोगों ने, BA में 20% लोगों ने, MBA में 8% है, अन्य में 6% लोगों ने पर्चा भरा हुआ है। यानी टोटल 40 लाख कैंडिडेट में इनका ये वर्गीकरण किया गया, पृथक्करण किया गया है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग कि कोर्स के बारे में, पर्चा भरने वाले, उपस्थित और अनुपस्थित के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बताओ, पहले हम बीटेक की बात करते हैं। बीटेक की बात करते हैं तो बीटेक में टोटल कितने लोगों ने पर्चा भरा। तो बीटेक में टोटल 40 लाख में, तो 40 लाख में 18% लोगों ने पर्चा भरा, क्योंकि 18% दे रखा हुआ है। 18/100 डबल जीरो कट जाएगा। 18 चौका कितना होगा सर 72, कितना जीरो होगा 2 2 4 5, 2 5 जीरो लगा दो, ये 5 जीरो मैंने लगा दिया, ठीक। उसके बाद कितने लोगों ने पर्चा भरा। बीकॉम में कितने लोगों ने पर्चा भरा भाई, बीकॉम में कितने लोगों ने पर्चा भरा, इसको थोड़ा ध्यान देना। मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह का इशू बहुत ज़्यादा है। बीकॉम में कितने लोग पर्चा भरा, बीकॉम में कितना भी, बीकॉम में 21% है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 21 में कितना होगा, 21/100 हो जाएगा। डबल जीरो कट जाए, 21 चौका कितना होगा 84, 1 2 3 4 5 जीरो बैठा दो। उसके बाद MBBS में कितने लोगों ने भरा भाई, MBBS में कितने लोगों ने भरा, MBBS में टोटल भरा है कितने लोगों ने, हम कलर चेंज कर देना जिससे थोड़ा सा समझ में आता रहेगा आपको। 17% लोगों ने भरा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 17/100 कट जाएगा। 17 चौका कितना होगा 68, इतने लोगों ने भरा। उसके बाद BA में टोटल कितने लोगों ने भरा भाई, BA में 20% है, 20 अपन कितना होगा 100 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मुझे बताना आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद MBA में कितने लोगों ने भरा, MBA में टोटल कितने लोगों ने भरा, MBA में 8% लोग हैं। तो 40 लाख का कितना निकालेंगे, सॉरी यार 4 करोड़ है सब ना, ये 40 लाख नहीं 4 करोड़ है, चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा भाई, अन्य है जो सॉरी MBBS है, MBA है, तो 8% लोगों ने, 8 में कितना होगा 100, हमने डिवाइड कर दिया। 8 चौका कितना होगा 32, 8 चौका कितना हो जाएगा भाई हमारा 32 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से अन्य यानी अदर में कितने लोगों ने भरा, 4 करोड़ 16 कितना होगा 16/100 हो जाएगा, 16 चौका 64, ये हो जाएगा। ये टोटल इतने लोगों ने पर्चा भरा। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना कि ये भरे आप बीटेक में, ये भरे बीकॉम में, ये भरे MBBS में, ये भरे आपके BA में, ये भरे आपके MBA में, ये भरे आपके अदर में भरे, ये टोटल आ गया आपका। उसके बाद ये पाई चार्ट 2 में कह रहा है कि इतने लोग परसेंट थे, परसेंट कितने थे, ये तो टोटल रह गया आपके, ये आपका टोटल आ गया, ये आपका टोटल आया है, ये टोटल आया हुआ है। परसेंट कितने होंगे भाई, परसेंट यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको हम थोड़ा सा लाइनिंग दे कर दें। हमने कहा परसेंट कितने होंगे भाई, बीटेक में कितने परसेंट हैं 19% परसेंट है, लेकिन बीकॉम में कितना भाई ये दे रखा हुआ है 3 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 50 लाख। तो बीटेक में कितने परसेंट है 3 करोड़ 50 लाख का कितना 19%, 19 में कितना होगा 100, डबल जीरो काट दो, 19 × 95 का 5, 19 में कितना होगा 57 हो जाएगा, 57 और 9 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक ना।
कितना जीरो बैठा हो गया? 4 जीरो, 1 2 3 4। फिर बीकॉम में आ जाओ, बीकॉम में कितने लोग हैं? 22% है, तो ये हो जाएगा 3,50,00,000। 3,50,00,000 का 22 बटे में कितना? 22 बटे में 100। हमने कैंसिल कर दिया, 22 × 110, 22 × 66 और 66 और 11, 66 10 कितना होगा? 67, और सॉरी 66 हो जाएगा, 10 76 हो जाएगा, 10 77 हो जाएगा, 77। और कितना जीरो बैठा हो गया? 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद आ जाओ एमबीबीएस में कितने लोगों ने? एमबीबीएस में 14% लोगों ने, तो 35 यानी 3,50,00,000 का कितना निकाल दो? 14% निकाल लो, 14 बटे में कितना होगा? 100 हो जाएगा, कट जाएगा। 14 बचे कितना होगा? 70, 14 3 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, 42 7 कितना हो जाएगा भाई? 42 7 हो जाएगा 49। कितना जीरो बैठा दो? 4, 1 2 3 4 बैठा दो। फिर आ जाओ बीए में, बीए में कितना? 22% लोगों ने, तो 35 यानी 3,50,00,000 का निकाल दो आप 22%, 22 बटे में कितना होगा? 100। ये जैसे निकला ना 22, बीकॉम में 22 और बीए में भी कितने हैं? 22 है, दोनों का सेम ही हो जाएगा। ये कितना होगा? 77, 1 2 3। उसके बाद आ जाओ एमबीए में 9% है, एमबीए में 9% है, 3,50,00,000, 3,50,00,000 का कितना निकाल दो? 9%, 9 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आपको बनाने पड़ेंगे, 9 × 45, 9 × 27, 4 कितना हो जाएगा भाई? 31। ठीक, ये आपको बनाने पड़ेंगे, ये हो जाएंगे। अन्य में 14 है यानी 35। आप थोड़ा सा आप यहाँ भी कंपेयर कर सकते हो, ये 14% दे रखा है, 14% का वैल्यू इतना आया है, तो आप सीधे इसको वैल्यू को पुट भी कर सकते हो। सीधे आप कह सकते हो कि भैया इतना ही आएगा, 49 49 1 2 3 4 5 0। ये आपके परसेंट आ गए टोटल, ये आपके परसेंट हो गए। अब सोचो ये परसेंट हो गए तो ऑप्शन कितने होंगे? ये परसेंट हो गए तो ऑप्शन कितने होंगे? ऑप्शन निकालो, ऑप्शन अब घटाना पड़ेगा आपको। अब जैसे ये ग्राफ आप जितना तेज़ी से बना सकते हो उतना तेज़ी से बना लो आप, क्योंकि ग्राफ बहुत कंपलसरी होता है। अगर ग्राफ आपका बना तो समझ लो कि भाई आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अनुपस्थित कितने हो गए? घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे इसको, तो आपका एब्सेंट वाले वैल्यू आ जाएगी। एब्सेंट कितने होंगे भाई? एब्सेंट हो जाएंगे 5 5 1 2 3 4। इसमें एब्सेंट कितने हो जाएंगे घटा देंगे तो? इसमें एब्सेंट कितने होंगे? एमबीबीएस में एब्सेंट कितने होंगे भाई? इन दोनों घटाएंगे, 68 को घटाएंगे, 49 घटाएंगे, तो 68 घटाएंगे 49 घटाएंगे 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर अब बीए में ये घटाएंगे, इसको घटाएंगे 80 लाख को और 7,70,000 को घटाएंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा भैया? उसके बाद किस में आ जाए हम लोग? किस में घटाए हमने? चार्ट हो गया ना, 1 2 3 4 बीए का है, सॉरी यार बीए का हम लिख देते हैं 3 लाख। बीए का बीए के सामने लिखते हैं हम 3 लाख, बीए के सामने 3 लाख। उसके बाद एमबीबीएस में एमबीए में ये है आपका 32 लाख 31 लाख 50,000। इसको घटाएंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। इसको टोटल घटा दीजिए, कितना आएगा? 50,000 आ जाएगा। उसके बाद अदर बचा हुआ, अदर में कितना भाई? ये 64 लाख 49 लाख। ये टोटल घटाएंगे कितना बचेगा भाई? 15 लाख। ये हो जाएगा आपका टोटल ग्राफ। ये टोटल जैसे आपने ग्राफ बना, आप कहोगे सर इतना ग्राफ बना, सर इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो घर पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब आ जाओ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पर्चा भरने वाले एमबीबीएस के छात्रों में से 18% छात्र XYZ विश्वविद्यालय से, तो XYZ विश्वविद्यालय एमबीबीएस में कितने छात्र पर्चा भरा होगा? अब कह रहा है कि अगर पर्चा भरने वाले एमबीबीएस के छात्र में से 18% छात्र XYZ विश्वविद्यालय से हैं, बात समझना, तो XYZ विश्वविद्यालय में एमबीबीएस के कितने छात्र ने पर्चा भरा होगा? तो एमबीबीएस में टोटल कितने पर्चे भरे हैं भाई? एमबीबीएस में टोटल कितने छात्र हैं? कह रहा है कि पर्चा भरने वाले एमबीबीएस के छात्रों में से 18% छात्र XYZ के विश्वविद्यालय हैं, तो एमबीबीएस में कितने भाई? एमबीबीएस में टोटल 68 लाख हैं। टोटल कितने? 68 लाख हैं। एमबीबीएस में टोटल 68 लाख लोगों ने पर्चा भरा, इसका 18% XYZ के विश्वविद्यालय से है। तो हमें क्या करेंगे? 68 लाख का कितना निकाल देंगे? 68 लाख का कितना निकाल देंगे भाई? 18% ना, 18 बटे में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ये डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग 68 लाख का निकाल दे रहे हैं इतना, तो डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास? ठीक ना, 68 लाख का डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 68 लाख का डिवाइड कर दे रहे हैं इतना से, क्योंकि 68 लाख में टोटल 68 लाख में, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आज कितनी जाएगी? 12,24,000। 12,24,000। इसमें आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। यानी गुणा कर देंगे, 18 × 44 का 4 हो जाएगा, 18 × 108 और जोड़ देंगे तो आपका इतना वैल्यू आ जाएगा 12,24,000 छात्र जो थे XYZ विद्यालय से। ये किससे संभव हो सकता है? एक ग्राफ से। एक ग्राफ अगर आपका बना हुआ है तो संभव है, नहीं बना हुआ तो समस्या हो जाएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पर्चा भरने वाले बीटेक तथा परीक्षा में उपस्थित होने वाले एमबीबीए के पूर्ण अंतर कितना होगा? पर्चा भरने वाले बीटेक
बीटेक में कितने लोगों ने पर्चा भरा हुआ है? बीटेक में पर्चा भरा 72 लाख लोगों ने पर्चा भरा हुआ बीटेक में। बीटेक में 72 लाख लोगों ने पर्चा भरा हुआ है। 72 लाख लोगों ने पर्चा भरा हुआ है बीटेक में। 72 लाख लोगों ने पर्चा भरा हुआ है, ठीक। और तथा परीक्षा में उपस्थित होने वाले एमबीए में पूर्ण अंतर कितना होगा? एमबीए में ये बीटेक वाले पर्चा भरने वाले हैं, बीटेक में पर्चा भरने वाले हैं। एमबीए में टोटल कितने लोग उपस्थित हुए हैं? एमबीए में बात करते हैं, एमबीए कहाँ गए भाई? एमबीए में कितने लोग उपस्थित हुए हैं? तो 31,50,000 लोग उपस्थित हुए हैं। बस इसको माइनस करना आपको। 31,50,000 लोग हुए हैं, इनका अंतर निकालना 0 0 0 0, ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सी वाला ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 40,50,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर। कब ये संभव होगा सर? ये संभव तब होगा जब एक ग्राफ आपके सामने होगी, तब होगी। क्योंकि कुछ जब कंपेयर वाली ग्राफें होती हैं तो संभव तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, तब होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पर्चा भरने वाले अन्य में से 50% बी कॉम के हैं, बी आर्क हैं, तथा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अन्य में से 45% बी आर्क हैं। तो कितने बी आर्क वाले उम्मीदवार परीक्षा नहीं दिए? कह रहा है परीक्षा भरने वालों में से, और परीक्षा भरने वाले अन्य में से 50% बी आर्क हैं। पर्चा भरने वाले के 50% बी आर्क हैं, तथा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अन्य में से 45% बी आर्क हैं। तो कितने बी आर्क उम्मीदवार ने परीक्षा नहीं दी? ये बताओ कि फॉर्म भरने वाले अन्य में से 50% बी आर्क हैं। अन्य में से अन्य टोटल कितने फॉर्म भरे हैं भाई? ये 64 लाख भरे हैं। तो 64 लाख का 50% निकाल देंगे, 64 लाख का 50% निकाल देंगे, 50 बटे में कितना होगा? 100 हो जाएगा, यानी 32 लाख हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 32 लाख जो हैं, 32 लाख बी आर्क हैं। और उपस्थित होने वाले में से 45% बी आर्क हैं। इसमें उपस्थित कितने हुए? 49 लाख उपस्थित हुए हैं। 49 लाख का कितना निकालेंगे? 49 लाख का 45% निकालेंगे। 49 लाख कितना निकालेंगे? 45% निकालेंगे। 45 बटे में कितना होगा भाई? 100 हो जाएगा। 49 लाख का आप 45% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इतना आ जाएगा, ठीक ना। 49 लाख का 45% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 05,000, इतना आ जाएगा। अब दोनों को 22,50,000 आ रहा है, इसको घटा दीजिए आप टोटल, ये टोटल घटा देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 99,500। इतना डिफरेंस हो रहा है। तो आंसर कौन सा बन रहा है? पहला वाला हमारा आंसर, क्योंकि डेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। डेटा थोड़ा सा क्या है? बड़ा है, बस इसीलिए थोड़ी बहुत समस्या हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने ही होंगे और क्वेश्चन आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कौन उच्चतम योग्यता में सबसे अधिक अनुपस्थित रहा? कौन उच्चतम योग्यता में सबसे अधिक अनुपस्थित रहा? और सबसे अधिक अनुपस्थित रहा होगा, कौन रहा होगा भाई उच्चतम योग्यता में? तो हम कह सकते हैं कि देखो, अब यहाँ पे आपको पूरा देखना पड़ेगा। सबसे अधिक अनुपस्थित रहा, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है बीए में। बीए में जो है देखो, बीए में 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 77 लाख लोगों ने परीक्षा दी, यानी 3 लाख अनुपस्थित रहे। फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद कह रहा है कि अन्य में क्या है? अन्य में अदर में 64 लाख ने भरा, 49 लाख यानी 15 लाख ही अनुपस्थित रहे। फिर आ जाओ बी कॉम में, आ जाओ बी कॉम कहाँ गए भाई? बी कॉम यानी 84 लाख ने भरा, 77 लाख ने फॉर्म दिया, यानी 19 लाख लोग अनुपस्थित रहे। अब क्या बोला इसमें? कौन उच्चतम योग्यता में सबसे अधिक अनुपस्थित रहा? सबसे अधिक अनुपस्थित रहा, तो इनमें से कोई नहीं। यानी सबसे अधिक अनुपस्थित रहने वाला कौन था भाई? इसमें सबसे अधिक अनुपस्थित रहने वाला जो है वो है 55 लाख का है, यानी बीटेक वाला है। बीटेक 70 लाख है, 84 लाख, 77 लाख हो गया, ये 7 लाख है भाई, 5,50,000 ये है, ये 5,50,000, ये 7 लाख है। यानी सबसे ज़्यादा 7 लाख वाला क्या था? 7 लाख वाला था। एमबीबीएस में कौन कितना था? 19 लाख का था। एमबीबीएस 19 लाख था, ये 3 लाख था, ये 5 कितना है भाई? 50,000 है, ये 15 लाख था। और तो सबसे ज़्यादा जो था वो कितना भाई? सबसे ज़्यादा था 64,49,000, ठीक ना। 64 लाख था, 49,000। तो सबसे ज़्यादा बोला है कि सबसे ज़्यादा, तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा तो 15 लाख, 19 लाख, 7 लाख, 5,50,000। तो सबसे ज़्यादा तो है एमबीबीएस वाला ही है। सबसे ज़्यादा कौन है? एमबीबीएस वाला ही है। एमबीबीएस वाला, क्या एमबीबीएस आंसर दिया हुआ है? सर एमबीबीएस आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। यानी 16 वाला आंसर हमारा, 16 में क्या आंसर? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसमें 5,50,000 अनुपस्थित बीटेक में, बीकॉम में 7 लाख, एमबीबीएस में 19 लाख, बीए में 3 लाख, एमबीए में 50,000 और अदर में 15 लाख। तो सबसे ज़्यादा पूछा है, सबसे ज़्यादा किसमें है भाई? एमबीबीएस में। एमबीबीएस आंसर दिया है? नहीं दिया हुआ है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा सर कौन सा? डी वाला। आ जाओ क्वेश्चन 17 से 21 तक। 17 से 21 दिए गए चित्र में एक पुस्तक बनने पर किए गए व्यय प्रतिशत को दर्शाया गया है। यानी अन्य दर्शाया गया 15%, पेपर पे 25%, मुद्रण यानी प्रिंटिंग में 27%, जल्दसाजी में 35%। कह रहे थे कुल व्यय जो है
60,000 रुपया हो तो मुद्रण पर किया गया व्यय कितना होगा? मुद्रण पे 27% है, तो हमें कुछ नहीं करना है सर। 60,000 का कितना निकाल देना है? 60,000 का निकाल देना 27%। 27 बटे में कितना होगा? 27 बटे में सर 100 हो जाएगा। डबल जीरो डबल कट जाएगा। 6 सत्ते कितना होगा? 7 छः 42 हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 4 कितना होगा? 16 हो जाएगा। और ट्रिपल जीरो लगा देंगे, यानी 16,200 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? डी वाला। सॉरी, यहाँ पे 60,000 है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो इसको एक जीरो को हम हटा देते हैं, जीरो को हटा देते हैं, ये कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारा? 16,200 हमारा आंसर डी वाला आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल डी आई है। 18 कागज पर किए गए व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण डिग्री में कितना होगा? कागज पे कितना भाई? कागज पे 25 डिग्री व्यय किया गया है। तो हमने कहा था परसेंटेज में 100%। अगर 100% की वैल्यू हमको डिग्री में 360 डिग्री दे रखा हुआ है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 360 बटे में कितना? 360 बटे में 100 हो जाएगी ना। हमें 25% की वैल्यू लानी है, तो हमें 25% की वैल्यू लानी है, तो 25% की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 360 बटे में 100, अगुणे कितना होगा? 25। 25 चौका 100, 4 से कटेगा कितना होगा? 90, यानी 90 डिग्री होगा। यानी 90 डिग्री हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी सी वाला आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। कह रहा है जिल्दसाजी पर किया गया व्यय कागज पर किए गए व्यय से कितना % अधिक है? जिल्दसाजी पर किया गया व्यय, तो जिल्दसाजी पे कितना? 33% और कागज़ पे कितना? 25%। तो जिल्दसाजी पे किया गया है व्यय जो है 33% है, और कागज़ पे किया गया कितना भाई? 25%। यही बोला गया ना, कितना अधिक है? कहाँ किसके साथ से लगाया हुआ है? कागज़ पर किए गए व्यय से। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? दोनों का डिफरेंस 8 हो जाएगा। 8 बटे में कितना होगा? 25, अगुणे कितना होगा? 100। 25 होगा 100, 8 कितना होगा? 32, यानी टोटल कितना % हो जाएगा? 32%। आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कागज़ पर किया गया व्यय अगर 2,000 रुपया हो तो जिल्दसाजी पे व्यय कितना होगा? कागज़ पर किया गया व्यय 2,000 रुपया हो, कागज़ पर, तो जिल्दसाजी पे, तो कागज़ पे 25% की वैल्यू हमको दे रखा है। 25% की वैल्यू कितना दे रखा है भाई? 2,000 दे रखा हुआ है, सॉरी 20,000 दे रखा हुआ है। 25 8 200 होगा, एक की वैल्यू कितना होगा? 800 हो जाएगा। हमें जिल्दसाजी पूछा है, तो जिल्दसाजी पे कितना व्यय किया गया? 33, तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 गुणे कितना होगा? 33, 8 1 24, 24 2 कितना होगा? 26, डबल जीरो 26,400 आ रहा है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे अन्य में केवल 2 प्रकार के व्यय हैं तथा विपणन तथा वितरण क्रमशः 2-3 के अनुपात में विपणन पर किए गए व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण क्या होगा? अन्य में केवल 2 प्रकार के व्यय हैं। अन्य में, अन्य कहाँ के भाई? अन्य में केवल 2 प्रकार के व्यय हैं, विपणन और विपणन और वितरण। अन्य में टोटल कितना व्यय किया गया भाई? 15%। अन्य में टोटल व्यय 15% किया गया। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक है आपका विपणन है, और दूसरा क्या भाई? वितरण है, जिसका अनुपात 3 संबंधी कितने का है? 3 संबंधी 2 का है। विपणन किए गए व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का माप कितना होगा? ये बताओ कि 15% है, और कह रहा है विपणन पर किए गए व्यय क्षेत्र, विपणन पर कितना? 3 का अनुपात। इसको 15 को 2 संबंध 3 का अनुपात में बांटो, हमने कहा 15 हो जाएगा, यानी विपणन का निकाल लेते हैं, विपणन का निकाल लेते हैं। विपणन कितना हो जाएगा? 15 गुणे कितना होगा? 3 बटे में 3 2 5, 5 3 15 3 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा। 9% विपणन पे किया गया है। इसका केंद्रीय कोण पूछा है, तो 9 बटे में 100, अगुणे कितना कर दो? 360 कर दो, इतना कर दो आप, तो 0 से 0 कट जाएगा। 9 से 54 का 4 हो जाएगा। 9 से 27, 27 5 कितना होगा? 32, और डिवाइड बाई 10, यानी कितना हो जाएगा? यानी 32.4 हो जाएगा, यानी आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक बार डीआई को आप बार बार इसको रिपीट करना, बार बार रिपीट करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 22 से 26 में दिए गए वृत्त चित्र में वर्ष 2015-16 में एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के कारों की बिक्री के वितरण को डिग्री में दर्शाया गया है। यानी ए में 45 डिग्री, बी में 40 डिग्री, सी में 110 डिग्री, डी में 90 डिग्री और ई में 75 डिग्री दर्शाया गया है। अब आइए, यदि डी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या 4500 है तो ई प्रकार कारों की बिक्री की संख्या क्या होगी? डी प्रकार की बिक्री संख्या 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री की वैल्यू हमको दे रखा है 40 5 00, 9 कट जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 9 की वैल्यू हो जाएगी कितना? 4050, तो 9 से काटे 9 चौका 36 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी होगी? 4, 36 4 5 9 5 45, यानी 4 से एक की वैल्यू 450 हो जाएगी। तो एक कह रहा है तो ई प्रकार कारों की बिक्री ए से कितना अधिक है? तो ई प्रकार कार की बिक्री कितनी हो जाएगी? ई कितना? 75 डिग्री है ना, तो 450 गुणे कितना कर देंगे? 75 कर देंगे। और ए से ए का कितना भाई? ए का कितना? ए का 45 है, तो हमने कहा कि ये कितना हो जाएगा? 450 गुणे कितना? 450 गुणे 45 कर देंगे। ये काम कर देंगे, तो 450 ये अगर कर देते हैं आप तो कितनी वैल्यू आपको मिलती है? ये वैल्यू मिलेगी 450 गुणे कितना हो जाएगा भाई? 75 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका टोटल, ये आपका मिल जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा आपका? ये मिल जाएगा, सॉरी यार, यहाँ पे एक डबल जीरो ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे केवल 0 होगा, ठीक।
ठीक। ये 33,750, इस पर 20 है 250। कह रहा है कितना अधिक है, अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो कितना अधिक है। अब दोनों का डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, 13,000 कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो हो जाएगा 13,500। यानी कौन सा आंसर बन रहा है, डी वाला आंसर बन रहा है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। कह रहा है कि बताओ कि यदि डी प्रकार के कारों की बिक्री की संख्या 4050 है तो डी तथा ई प्रकार कारों की बिक्री की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो डी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या 4000 कितना भाई 500 है, और ई प्रकार का भी निकाला आपने, ई प्रकार कितना निकाला भाई 33750 निकाला, इसका अनुपात पूछा है। तो डी तथा ई प्रकार कारों का अनुपात, या तो आप संख्या निकाल के अनुपात निकाल दो, या तो डायरेक्ट आप परसेंटेज डिग्री का ही अनुपात निकाल दो। तो डी में कितना डिग्री 90 डिग्री है, और ई में कितना डिग्री 75 डिग्री है। तो डी और संबंध है ई, तो 90 डिग्री और 75 डिग्री अनुपात निकाल दो। 15 से 90, 15 से 75, यानी 6 संबंध कितने का हो जाएगा 5 का हो जाएगा। हमें संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि डी प्रकार के कारों की बिक्री की संख्या 72,900 है तो कंपनी द्वारा बिक्री के सभी कारों की संख्या कुल संख्या कितनी होगी। तो डी प्रकार कारों की संख्या, डी की वैल्यू कितना दे रखा है 90 दे रखा है ना, अब जान तो 90 डिग्री की वैल्यू दे रखा है, 90 डिग्री की वैल्यू दे रखा है 72900। कह रहा है कि कंपनी द्वारा बिक्री गई सभी कारों की, सभी कार मतलब 360 डिग्री, तो दोनों पक्ष में किससे गुणा कर दो 4 से गुणा कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। 9 चौक कितना होगा 36 यानी 360 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितना 0 0, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 दूना 8, 11, 7 चौक 28, 29, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर यानी पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन का। कहते सी प्रकार कारों की बिक्री की संख्या 22,000 है तो ए तथा बी प्रकार कारों की बिक्री संख्या में अंतर क्या होगा। सी प्रकार कारों की बिक्री संख्या, सी प्रकार कहाँ भाई सी 110 डिग्री है, सी मतलब 110 डिग्री, 110 डिग्री का मतलब कितना दे रखा हुआ है 110 डिग्री मतलब दे रखा है 22,000 दे रखा हुआ है। तो 11 दूना 22, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, डबल 200 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए तथा बी प्रकार कारों की बिक्री की संख्या में अंतर कितना होगा। ए प्रकार की कारों की बिक्री कितनी हो जाएगी, ए प्रकार की कारों की बिक्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ए प्रकार की 60 डिग्री हो जाएगी 45 डिग्री, 45 गुणे 200 बराबर हो जाएगा कितना 45 दूना 90, यानी ये हो जाएगा हमारा 9000। और कह रहा है कि बताओ कि ए प्रकार तथा बी प्रकार कारों की बिक्री, बी प्रकार में कितना हो जाएगा भाई, बी प्रकार में कितना दे रखा हुआ है 40 डिग्री दे रखा हुआ है। तो हमने कहा कितना हो जाएगा 40 गुणे 200, ये हो जाएगा 8000। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1000 का हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1000 का, यानी आंसर बनेगा सी वाला आंसर हमारा करेक्ट बन जाएगा। यानी जब तक हम लोग डीआई में फिगर को नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यदि ई प्रकार के कारों की बिक्री की कुल संख्या 5% 750 है तो सभी प्रकार कारों की बिक्री की औसत संख्या ज्ञात करें। कह रहा है ई प्रकार की कारों की बिक्री की कुल संख्या का 5% है, कुल संख्या का 5% 750 है। हमने कहा 5% अगर 5% दे रखा हुआ कितना 750 दे रखा है, 750 दे रखा हुआ है, तो अगर 1% बात करें तो 15 सत्ते होता, सॉरी यार ये एक पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 5 कम 5 हो जाएगा, और 50 यानी 150 हो जाएगा, सॉरी सही है। तो 100% का मतलब कितना होगा 100% का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 15,000। यानी सी ई प्रकार में टोटल कितने कार हैं भाई 15,000 के हैं, ई प्रकार में टोटल 15,000 है। तो हमने कहा ई प्रकार में अगर 15,000 है तो सभी प्रकार के कारों की बिक्री की संख्या का औसत निकालना है। तो ई का डिग्री कितना दे रखा है, ई का डिग्री दे रखा भैया, ई का डिग्री 75 दे रखा हुआ है, 75 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं ई यानी ई की बात करते हैं 75 डिग्री का मान दे रखा हुआ है। 75 डिग्री का मान कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 15,000 दे रखा हुआ है। 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा भाई 75 से काटेंगे 2 बार में, ये 2000 हो जाएगा, 1 डिग्री का मान हो जाएगा। अब हमें अलग अलग सबका निकालना है। ए का डिग्री कितना है 45, ए का डिग्री 45, ए का हो जाएगा 45 डिग्री और गुणे कितना हो जाएगा 2000, 45 गुना कितना होगा भाई 90। बी का कितना भाई, बी का होगा 40, आपके सामने होगा, बी का कितना होगा 40 होगा, सी का 110 होगा, बी का होगा 40 यानी 40 गुणे कितना हो जाएगा 2000, 80,000 हो जाएगा। ठीक, फिर सी का कितना होगा 110, अभी मैंने निकाला सी का मतलब 110, सी का निकाला 110, 110 गुणे कितना 2000, तो 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 2,20,000। और सी डी ई का बात करते हैं, ई की बात करते हैं, डी का 90 और ई का 75 है, डी का 90 है, पहले डी की बात कर लेते तब ई की बात करेंगे। डी का 90 है तो डी का 90 गुणे कितना होगा 2000 यानी 1,80,000 हो जाएगा। ठीक, और ई का आपने निकाला है कितना भाई, ई का निकाला आपने 15,000 निकाला है, 15,000 है ना ये, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, 15,000 है, ये 200 है, 15,200 है। एक एक जीरो हटा दीजिए आप यहाँ से, एक एक जीरो आपने यहाँ से हटा देना है, 200 सब में से एक एक जीरो हटा दीजिए, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आंसर आएगा। सब एक जीरो हटा दीजिए आप लोग, ये 9,000 हो जाएगा, ये कितना होगा 8,000 हो जाएगा, ये कितना होगा 22,000 हो जाएगा, ये कितना होगा 9 दूना 18,000 हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
अब कह रहा है कि इनका क्या निकालना है, बिक्री का औसत ज्ञात करना है। तो सबको जोड़ दीजिए, सब ए को जोड़ेंगे 9,000 आ जाएगा, अब प्लस बी को जोड़ेंगे 8,000, सी को जोड़ेंगे 22,000, डी को जोड़ेंगे 18,000, ई को जोड़ेंगे 15,000। टोटल है कितने 5, डिवाइड करते 5, 22 8 30 हो जाएगा, 22 8 कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 15 कितना होगा 45 हो जाएगा, 45 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 10 हो जाएगा 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा भाई 64 और 8 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 72, यानी 72,000 डिवाइड बाई कितना होगा 5, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा, बचेगा तो 22 500 का 20 500 का 20, 14,400 आ रहा है। यानी आंसर बी वाला हमारा क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका डीआई रहा और ये 26 क्वेश्चन था। अब आगे जो डीआई हमारी पाई ग्राफ को छोड़ के बार ग्राफ पे होगा और लाइन ग्राफ पे होगा, जो भी होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।